Good morning friends, I am M.K. Singh from the Oxbridge Intermediate English and today we are going to learn about an epitaph that was written by Walter de la Mare। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एन एपिटाफ जो चैप्टर जो लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। यह आपके रेनबो बुक का सबसे छोटा पोयम है जो केवल 7 लाइन का है, केवल 7 लाइन्स इसमें दिया गया है दोस्तों। यह एन एपिटाफ जो है जो वाल्टर डी ला मेयर इन्होंने लिखा है। और वाल्टर डी ला मेयर पहले जो आप लोग का 50 नंबर जो बुक था उसमें इन्होंने इको एक चैप्टर लिखा था पोयम, लेकिन इसमें अब एक ही पढ़ना है इनका लिखा हुआ जो 5वां नंबर पोयम है आपके किताब का रेनबो का, जिसको लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि एपिटाफ होता क्या है। एन एपिटाफ यह जो होता है एक कब्र पर लिखा हुआ शिलालेख होता है। खुदाई कर कर लोग के मर जाने के बाद कब्र पर जो हम लोग लिख देते हैं उनके बारे में, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, तो वो होता है एपिटाफ। जैसे यहाँ पर जॉन डोई, इनकी मृत्यु 1936 और 2004 में, इनकी जन्म 1936 और यह मृत्यु जो है 2014 में हुआ था। इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, इसलिए यह जो है आपका एपिटाफ है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एपिटाफ क्या होता है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन, यानी कि जो पत्थर होता है, पत्थर पर इंस्क्रिप्शन खुदाई करके जो लिखा गया रहता है वही एपिटाफ कहलाता है। इसको हम लोग सही और सामान्य लहजों में बोल सकते हैं समाधि लेख। समाधि पर जो लेख लिखा रहता है लोगों के मरने के बाद उनके बारे में, वही कहलाता है एपिटाफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं वाल्टर डी ला मेयर के बारे में। कुछ कवि के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। चलिए पहला यहाँ पर दिया हुआ है कवि के बारे में कि वाल्टर डी ला मेयर जो है इनका बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। इंग्लैंड में ही एक जगह है चार्ल्टन नामक जो केंट में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और बॉर्न इन 25 अप्रैल यानी कि 25 अप्रैल 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 22 जून 1956 ईस्वी में। वाल्टर डी ला मेयर जो है दोस्तों इनका जन्म 25 अप्रैल 1873 और मृत्यु 22 जून 1950 ईस्वी में हुआ था। और यह इंग्लैंड में जन्म लिए थे। यह इनके बारे में मैं बतला दूं, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 साल के जब यह थे तभी इनके पिताजी गुजर चुके थे, यानी 4 साल की उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। उसके बाद यह अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इनके बारे में। इनके फेमस रचनाओं के बारे में, इन्होंने बहुत सारा रचना किया, बहुत सारे किताबों को लिखा, लेकिन कौन कौन फेमस रचना है इनका, द लिसनर्स जो है इन्होंने लिखा था, यह महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। उसके बाद कम हाइदर लिखा है उन्होंने, और एक और फेमस रचना है इनका सॉन्ग्स फॉर चाइल्डहुड, यानी कि बच्चों के बचपन का यह गाना जो है, यह इन सभी कविताओं को उन्होंने लिखा है। और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा है, लेकिन उनमें से यह एक है। ठीक है, अब चलते हैं इनके कुछ चीज़ों के बारे में और जान लेते हैं दोस्तों कि इस कविता में वह क्या लिखे हैं, किस चीज़ के बारे में लिखे हैं। कह रहा है कि द पोएट मेक्स अस अवेयर। इस कविता में कवि हम लोगों को अवेयर करते हैं, सावधान करते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन। अमानवीय जो स्थिति है, यह अमानवीय स्थिति जो पैदा होती है मॉडर्न लाइफ हमारे आधुनिक जीवन में, उस स्थिति से यह हम लोग को अवगत कराते हैं। ही शोज़, वो दिखाते हैं, ही जीनियस। जीनियस कहने का अर्थ होता है यहाँ पर प्रतिभा, टैलेंट। वो अपने प्रतिभा को दिखाते हैं बाई इविंसिंग। इविंसिंग कहने का अर्थ होता है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट यानी कि प्रदर्शन करना, दिखाना। वह किस तरह से अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं,
तो फ्रेश इंटरेस्ट को दिखाते हैं यह दर्शाकर, यानी कि फ्रेश इंटरेस्ट कहने का अर्थ होता है कि ताज़ा रुचि इन ओल्ड थीम, जो ओल्ड थीम है उस ओल्ड थीम में, यानी कि वह अपनी फ्रेश इंटरेस्ट को दिखाते हैं और इस तरह से ये सारे कविताओं को लिखते हैं दोस्तों। यह खास करके मेलांकोलिक कविता लिखते हैं। मेलांकोलिक यानी कि दुख या गम से भरा हुआ यह एन एपिटाफ भी जो है ये एक मेलांकोलिक कविता है, क्योंकि इनकी पत्नी जब मरी तो उसके बाद उन्होंने इस कविता को लिखा। यह कविता हूबहू ये पूरी तरह से टोटली डिपेंड है इनकी पत्नी पर, ठीक है, इनकी वाइफ के बारे में। तो उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो थी, ऑनर्ड हिम, सम्मानित की थी उनको विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए एक उन्होंने उनको सम्मानित किया था इन 1953 ईस्वी में। इस तरह से हम लोग ने देखा कि जो वाल्टर डिला मेयर जो हैं इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था एलिजाबेथ द्वितीय से 1953 ईस्वी में। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों आता है और आ भी सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और जानते हैं इस कविता के बारे में। और इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को बतला दूं कि वाल्टर डिला मेयर को चिल्ड्रेन पोएट के नाम से भी जाना जाता है या बच्चों के कवि के नाम से जाने जाते हैं। यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कविता के बारे में। बहुत ही सुंदर सी कविता उन्होंने लिखा है और वह कविता केवल और सिर्फ 7 लाइन की कविता है, जो आप लोग के किसी भी चैप्टर में जिसमें 10 कविता दिया हुआ है आपके रेनबो पाठ में कभी भी 7 लाइन वाली कविता आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही छोटा सा पोयम है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। और यह कविता जो है पूरी तरह से यह सौंदर्य के बारे में है, खूबसूरती के बारे में इन्होंने बतलाया है कि खूबसूरती क्या होती है और किस तरह से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, और लोगों के अंदर जो गुण है उसके बारे में भी कुछ व्याख्या करने की कोशिश की है। कह रहे पहला लाइन में, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक औरत का मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है दोस्तों। वो एपिटाफ के पास गए हैं। देखिए यहाँ पर एपिटाफ है, यह एपिटाफ के पास गए हैं यानी कि कब्र के पास गए हैं। कब्र की ओर इंडिकेट करते हुए, कब्र की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं हियर लाइज, यहाँ पर पड़ी हुई है और मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, यानी कि एक बहुत ही सुंदर औरत का यहाँ पर शव इस कब्र में दफन है। वह उस कब्र के अंदर, वहाँ पर कब्र की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि कब्र के अंदर एक बहुत ही सुंदर औरत दफन है। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दी का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किए हैं यहाँ पर दी का प्रयोग। यानी कहने का अर्थ है कि मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर जो लेडीज़ है, इनकी वाइफ है, उनमें से वो यानी कि एक थी, यानी कि वह एक यूनिक थी और उनमें से यह एक सुंदर औरत थी। अपने पत्नी की सुंदरता के बारे में चर्चा करते हुए यह सारा चीज़ वो बोलते हैं। और दूसरे लाइन में कहते हैं लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज शी। लाइट ऑफ स्टेप, स्टेप कहने का अर्थ होता है दोस्तों कदम, और लाइट कहने का अर्थ हल्का भी होता है और प्रकाश भी होता है। हॉट वाज शी, देखिए यहाँ पर वो दर्शा रहे हैं इनकी जो पत्नी जो है, पत्नी को दर्शाते हुए वो ये कहते हैं कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज शी। पहले इसका अर्थ समझ लीजिए, लाइट ऑफ अ स्टेप का अर्थ क्या होता है, हैड दी हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर, आदत होना इधर उधर घूमने की, एंड हैड नो
कमिटमेंट, बिना कहे पूछे अपने आप से इधर उधर घूमना, यानी कि जैसा जब मन किया तो इधर चले गए उधर चले गए, उसको लाइट अप स्टेप एंड हॉट वॉज शी बोलेंगे। उसको अपने मन से इधर उधर घूमने की जहाँ भी इच्छा होती थी उनकी पत्नी जाती थी, जिसको हम लोग मनचली भी कहते हैं, मनचली हम लोग इसको बोल सकते हैं। यानी कि इनकी पत्नी जो थी मनचली थी, एक जगह पर स्थिर रहने वाली नहीं थी। उनका स्टेप जो था, कदम जो था, लाइट की तरह, प्रकाश की तरह आगे की ओर बढ़ता रहता था, इधर उधर घूमना पसंद करती थी। एंड हार्ट वाज शी, उनका दिल भी बिल्कुल सुंदर था उनके चेहरे की तरह। उनकी खूबसूरती जो थी काफ़ी अट्रैक्टिव थी, जो कि वो उसकी बखान कर रहे हैं अपनी वाइफ की मरने के बाद भी, अपनी औरत की मरने के बाद, उस औरत की मरने के बाद भी बखान कर रहे हैं, ताकि सब लोग जान सके कि उनकी पत्नी कितनी सुंदर थी। तो यहाँ पर कहें लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हॉट वाज शी, यानी कि उनकी पत्नी जो थी वह मनचली थी, एक जगह से दूसरे जगह तक घूमती रहती थी और उनको घूमना जो था काफ़ी पसंद था दोस्तों। अब आगे देखते हैं तीसरा लाइन। कह रहे हैं आई थिंक, जहाँ तक मेरा मानना है, आई का प्रयोग कवि जो है खुद के लिए किए हैं। शी वॉज, यहाँ पर आपके किताब में THE दिया है दोस्तों, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है वो सबसे सुंदर औरत थी। यहाँ पर वाज का प्रयोग किए हैं क्योंकि वह अब नहीं रही, वह नो मोर है। अगर कोई जीवित नहीं रहता है दोस्तों तो वहाँ पर हम लोग नो मोर का भी यूज करते हैं, यानी कि वह अब जिंदा नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं वह कि आई थिंक, जहाँ तक मेरा मानना है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पर दी रहेगा, वह सबसे सुंदर औरत थी। दैट एवर वाज इन वेस्ट कंट्री, यो पश्चिमी देशों में ऐसा शायद ही कोई होगा, कभी भी उतनी सुंदर औरत शायद ही जन्म ली होगी पूरे पश्चिमी देशों में। इसलिए वो बोल रहे हैं कि दोस्तों कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन वेस्ट कंट्री, वह पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर औरत थी, शायद ही उतना सुंदर औरत पूरे वेस्ट कंट्री में होगी। जिनका इनसे ताल्लुकात था, जिनको ये जानते थे, आज तक जिन लोगों को इन्होंने देखा था, वाल्टर डिलामेयर ने देखने के बाद ये अपने गेस करते, आई थिंक अंदाज़ा लगाते हैं, यहाँ पर कंफर्म होकर नहीं कहते, आई थिंक सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इनके जितना सुंदर, उतनी उनकी पत्नी के जितना सुंदर पूरे पश्चिमी देश में शायद ही कोई सुंदर औरत होगी। यानी कि वो अपने पत्नी को कहते हैं वो पूरे पश्चिमी देशों में सबसे सुंदर औरत थी। अब चलिए दोस्तों अगला चलते हैं। अगला लाइन आपके स्क्रीन पर आने वाला, यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसको समझते हैं। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस। यहाँ पर कहते हैं दोस्तों कि ब्यूटी जो है, किसी का जो सौंदर्य जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ये सुंदर लेडीज़ जो है, किसी का ब्यूटी जो है वैनिश हो जाता है दोस्तों। सुंदरता जो है हमेशा के लिए नहीं रहता है। वैनिश कहने का अर्थ होता है डिसअपीयर, यानी कि गायब हो जाना। लेकिन कहते हैं सुंदरता का वहाँ पर बखान कर सुंदरता के बारे में बतला रहे हैं, बट ला दिए दोस्तों, यानी कि निगेटिव चीज़ सुंदरता के बारे में यहाँ पर बोलने जा रहे हैं। बट जो होता है ये निगेटिव चीज़ों को शो करता है। जैसे हम लोग बोलेंगे आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। अब यहाँ पर एक उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर एक सेंटेंस आएगा, बट आई एम ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरह से बट कह के कहते हैं ब्यूटी वैनिशेस, यानी कि सौंदर्य जो है यह हमेशा के लिए नहीं रहता है, यह वैनिश हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता जो है पास कर जाता है, यानी कि पूरी तरह से वो खत्म हो जाता है। यानी यह कहने का अर्थ इनका यह है, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार ब्यूटी जो होता है यह वैनिश होते चला जाता है, गायब होते चला जाता है, यह खत्म होते चला जाता है। यानी कि खूबसूरती दोस्तों इनके अनुसार
चंद दिनों की मेहमान लगती है। ये खूबसूरती जो है इनके अनुसार चंद दिनों की मेहमान है। जैसे आप लोगों ने जिस तरह से हमारी जवानी आती है तो जवान रहते हैं हम लोग तो खूबसूरती हमारे साथ रहती है, जैसे ही जवानी ढलने लगती है और तो क्या होता है कि खूबसूरती भी हमारे पास से गायब होने लगती है। देखिए यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, जो जाकर ना आए वो जवानी होती है, यानी कि एक बार जवानी चली जाती है तो वापस कभी नहीं आती है, और जो आकर ना जाए वो बुढ़ापा होता है, यानी कि एक बार बुढ़ापा आ गया तो फिर वो कभी जाने वाला नहीं है, वो मृत्यु तक आपका साथ देता है, मृत्यु होने के बाद ही उसकी समाप्ति होती है। तो यहाँ पर दोस्तों वह कहते हैं कि उनकी पत्नी जो सुंदर है तो सुंदरता कब तक रहेगा, सुंदरता जो है चंद पलों की मेहमान होती है, खूबसूरती चंद दिनों की मेहमान होती है, और इनकी पत्नी को कौन याद करेगा। इनकी पत्नी ने बहुत सारे कोई भी बहुत ही अच्छा काम नहीं किया है कि उनके कर्मों के अनुसार लोग याद करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मरने के बाद लोग किसी को उनके कर्मों के अनुसार याद करते हैं, उनकी सुंदरता के अनुसार नहीं। लेकिन आज यह ऐसे कवि हैं जो अपनी पत्नी को हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहते हैं अपने उनके खूबसूरती के कारण। इसलिए दोस्तों कह रहे हैं कि ब्यूटी जो होता है पास हो जाता है, यह जो होता है चंद दिन का मेहमान होता है, और लोग कुछ ही दिनों में जब बूढ़े होंगे तो वो सुंदर दिखेंगे नहीं। फिर कह रहे हैं कि हाउएवर जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, मेरी पत्नी जैसे भी हो इतनी जो सुंदर है, ये रेयर है। रेयर कहने का अर्थ होता है दोस्तों नॉट कॉमन, यानी कि कॉमन नहीं है, सामान्य नहीं है, दुर्लभ है। ऐसी सुंदरता पाना, ऐसी सुंदर औरत का मिलना इस पूरे दुनिया में यह असंभव सा काम है दोस्तों। वो बहुत ही सुंदर औरत थी, रेयर इट बी, और शायद ही ऐसा कभी होगा कि उनके पत्नी जितना सुंदर कोई यहाँ पर मिलेगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और कहते हैं खुद के बारे में, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, क्रम्बल कहने का अर्थ होता है दोस्तों डाई, फॉल डाउन इन पीसेस, यानी कि टुकड़ों में बट जाना, मर जाना। जब मैं मर जाऊंगा, कहते हैं दोस्तों कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो इस सुंदर सी औरत को कौन याद करेगा, कौन जानेगा कि मेरी पत्नी, मेरी वाइफ जो है इतना ब्यूटीफुल थी, इतना सुंदर थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस कविता को मैं लिख दूं, ताकि कभी भी जब भी कोई कविता पढ़े तो उन लोगों को लगे कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर थी, और शायद ही वैसा लेडीज़ इस पूरी दुनिया में नहीं हो और न कभी जन्म लेगी। उनके कहने का तात्पर्य यही था। और लास्ट लाइन आपके सामने आ रहा है, कह रहे हैं दोस्तों कि हु इज़ रिमेंबर, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि हु विल रिमेंबर, इज नहीं होगा, यहाँ पर विल होगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा मेरे मरने के बाद, जब मैं मर जाऊँगा तो इस सुंदर सी औरत को कौन याद रखेगा। इसलिए मैं यह कविता को लिख रहा हूँ ताकि जब भी लोग इस कविता को पढ़ें तो उनके सुंदरता को याद रखें। आज तक लोग किसी दूसरे को उनके कर्मों के अनुसार याद रखते हैं, लेकिन मेरी वाइफ को यह सुंदरता के अनुसार याद रखें कि मेरी वाइफ जो है दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी। खास करके पश्चिमी देशों में वैसी औरत कहीं देखने को इनको नहीं मिली। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वो लेडी कहाँ की थी, तो पश्चिमी देशों की थी दोस्तों। और पश्चिमी देशों में उनके जितना सुंदर और भी कोई औरत नहीं थी। और ना यह कह रहे हैं रेयर थी, और रेयर इट बी, और ऐसा शायद ही कहीं मिले या कहीं कोई जन्म ले, या बी कह रहे हैं ऐसा कभी होगा भी नहीं।
इतनी वो सुंदर थी। इस तरह से दोस्तों इस चैप्टर में वो अपने पत्नी की सुंदरता की बखान करते हैं। वाल्टर डिलामेयर कब्र के पास जाकर कब्र की ओर इंडिकेट करते हुए, दर्शाते हुए अपनी पत्नी के डेड बॉडी के बाद जो समाधि में है, एपिटाफ में है, उसको दर्शाते हुए वो पत्नी की वो बड़ाई करते हैं और वह कहते हैं कि मेरी पत्नी जैसा सुंदर औरत ना तो थी और ना ही कभी होगी पूरे वेस्ट कंट्री में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।